हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम लोग स्टैंडर्ड 10 के हिस्ट्री का चैप्टर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया को अच्छी तरीके से इसको करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारी शिकायतें हैं। मैं इस पूरे चैप्टर को क्वेश्चंस के माध्यम से कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूँगा, और जितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये सारे कलेक्टेड क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आने की इनकी बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। चलिए, let us start the video with the first question, that who found the Swaraj Party in 1922? So answer will be Motilal Nehru and Chittaranjan Das. Next question is, who was the spiritual head of the Islamic world at the end of the First World War? So that is Khalifa. बिकॉज इस खलीफा वर्ड से टॉपिक से एक क्वेश्चन जुड़ा हुआ है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समय में जो ऑल ओवर द मुस्लिम्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड दे had gone against the British, because ब्रिटिश लोग जब तुर्की पर जीत गए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, तो उन लोगों ने खलीफा के पोस्ट को नष्ट करने का डिसीजन लिया था। और इसी डिसीजन के अगेंस्ट में पूरे वर्ल्ड वाइड में ब्रिटिश के अगेंस्ट में आंदोलन चलाया गया था, और इंडिया से उसको सपोर्ट करने वाले बहुत सारे लोग थे, मगर मोहम्मद अली और शौकत अली हैदराबाद के, इन लोगों का नाम सबसे ज़्यादा था, क्योंकि ये लोग लीडिंग रोल उसमें प्ले कर रहे थे। सो move to the next question. For how many days salt march was lasted? So salt march was lasted for 24 days, and this salt march was done from Sabarmati Ashram to Dandi, and the distance covered was 385 kilometers. क्योंकि इस क्वेश्चन से मैंने इस तरीके का क्वेश्चन 2-3 बन सकता है कि कितना डिस्टेंस कवर हुआ, कहाँ से कहाँ तक ये सॉल्ट मार्च किया गया, कितने दिन तक चला, तो 24 डेज का था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज लीडिंग पीजेंट्स ऑफ अवध कंट्री साइड ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? तो अवध के पीजेंट्स को कौन लीड कर रहे थे? तो बाबा रामचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द इंडिपेंडेंस डे प्लेज टेकन ऑन? तो भारत के स्वतंत्रता का जो प्लेज, जो प्रतिज्ञा लिया गया था, वो कब लिया गया था फर्स्ट टाइम? तो दैट वाज 26 जनवरी 1930 इन लाहौर सेशन बाय जवाहरलाल नेहरू डिक्लेयर्ड द पूर्ण स्वराज। ये बहुत बार पूछा गया कि 1930 में ही जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज डिक्लेयर कर दिया था, और उसी समय इन लोगों ने क्या, और 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे भी सेलिब्रेट कर दिया था अपने हिसाब से। नेक्स्ट है, विच सोशल ग्रुप जॉइन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑफ 1921? So the different social groups that joined the non-cooperation movement were urban middle class comprising lawyers, teachers, headmasters, students, peasants, tribals and workers. Next question है, why did the plantation worker join the non-cooperation movement? तो plantation workers के लिए क्या reason था non-cooperation movement को join करने का? The answer is very simple, because under the Inland Immigration Act that they were not permitted to leave the tea garden, but they wanted to move freely in the confined space in which they were enclosed, and they wanted to retain a link with their village. मतलब है कि एक ब्रिटिश ने एक लॉ बनाया था, कानून बना दिया था। ब्रिटिश लोग बहुत तेज थे, हर चीज़ को कानून के रूप में यूज़ करते थे, ताकि अगर कोई उस लॉ के अगेंस्ट जाए तो भाई उस कानून के तहत उसको दंड या पनिशमेंट मिलता था। ब्रिटिश ने एक लॉ बनाया था ब्रिटिश लोगों ने कि भाई प्लांटेशन वर्कर विदाउट परमिशन प्लांटेशन एरिया को छोड़कर बाहर नहीं जा सकते। तो प्लांटेशन वर्कर्स के लिए जब गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया, तो उनको लगा कि भाई हम लोग के लिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मतलब है कि भाई हमें प्लांटेशन एरिया से बाहर जाने की आज़ादी और अपने गांव के साथ दोबारा से जुड़ने की आज़ादी, उनके मन में ये था। सो दे जॉइन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई वाज द सॉल्ट मार्च एन इफेक्टिव सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट द कोलोनियलिज्म? तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि सॉल्ट मार्च से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट रिलेवेंट्स है। तो आंसर है, द सॉल्ट मार्च वाज एन इफेक्टिव सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट द कोलोनियलिज्म बिकॉज all classes could identify with salt as it was a cheap and essential food item. Tax on salt and the monopoly over its manufacturing was a sign of oppression of the British rule,
एंड इट वुड अफेक्ट द ब्रिटिश इकोनॉमी। मतलब है कि सॉल्ट को चूज़ करने का क्या रीज़न था। तो सॉल्ट को चूज़ करने के कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस ये थे। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग हर क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, क्योंकि क्वेश्चंस यही टॉपिक में से आएगा, इसकी गारंटी है, क्योंकि चैप्टर के जो टॉपिक्स है उसी में से क्वेश्चंस आएंगे। हाँ, क्वेश्चन का जो पूछने का तरीका है वो शायद थोड़ा सा घुमा कर पूछा जाए, बट टॉपिक वही रहेगा। अगर टॉपिक आपको क्लियर होगा तो दुनिया में किसी भी टाइप से अगर उस टॉपिक से क्वेश्चंस होगा तो आप में इतनी एबिलिटी आ जाए कि आप उसका जवाब बहुत अच्छे तरीके से दे सकते हो। ये क्वेश्चन था कि सॉल्ट को क्यों चुना गया था। सॉल्ट मार्च एक इफेक्टिव, मतलब बहुत असरदार सिंबल क्यों था कॉलोनियलिज्म के विरुद्ध में। तो फर्स्ट रीज़न है कि सॉल्ट सबसे चीप और मैंने एसेंशियल फूड आइटम है, इसके बिना तो खाना बन नहीं सकता है। और दूसरी बात, सॉल्ट जो हमारे देश में बन रहा था और जो बिक रहा था वो ब्रिटिश के मोनोपोली के तहत था कि ब्रिटिश ही मैंने सॉल्ट मैन्युफैक्चर करेंगे और बेचेंगे। मतलब मेरे ही देश का पानी, मेरे ही देश का मजदूर, बट हम उस नमक को नहीं बना सकते और हमें उस नमक को उनसे ऊंचे दाम पर खरीदना पड़ेगा। तो ये एक तरह का ऑपरेशन था, मतलब दबाव था, प्रेशर था। इसीलिए वो एक बहुत बड़ा सिंबल बन गया ब्रिटिश के अगेंस्ट जाने का, एंड इट वुड इफेक्ट द ब्रिटिश इकोनॉमी। और उनके मन में ये भी था कि अगर सॉल्ट लॉ के अगेंस्ट जाएंगे तो ब्रिटिश को आर्थिक नुकसान होगा, जिससे ब्रिटिश सरकार सोचने पर बाध्य होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, आइए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन द टर्म बॉयकॉट एंड पिकेट। तो बॉयकॉट और पिकेट में फ़र्क है। क्या फ़र्क है? बॉयकॉट का मतलब होता है इट इज़ द रिफ्यूज़ल टू डील एंड एसोसिएट पीपल इन द एक्टिविटीज़, और बाई एंड यूज थिंग्स यूजुअली अ फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट। बॉयकॉट का मतलब होता है बहिष्कार करना, वो एक तरह का प्रोटेस्ट है। जबकि पिकेट क्या, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट बाई विच पीपल ब्लॉक द एंट्रेंस टू अ शॉप फैक्ट्री। पिकेट के तहत क्या होता है, लोग उस दुकान में घुसने का एंट्रेंस ही बंद कर देते हैं। दैट मीन्स ब्रिटिश गुड्स जहाँ भी बिकता था, लोग भीड़ बनाकर उस दुकान में लोगों को घुसने के लिए रोक देते थे। तो इससे क्या होता था, उस दुकान का कमाई रुक जाता था, बिक्री रुक जाता था, और इस तरीके से ब्रिटिशर्स को आर्थिक नुकसान होता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 10 कि डिफरेंशिएट बिटवीन द फोर्स रिक्रूटमेंट एंड बेगार। ये बहुत बार पूछा भी गया है। फोर्स रिक्रूटमेंट क्या होता है? तो फोर्स रिक्रूटमेंट इज अ प्रोसेस बाय विच द कॉलोनियल स्टेट फोर्स द पीपल टू ज्वाइन द आर्मी। यहाँ पर फोर्स करके, लालच करके, डर से, जान का डर से या फिर बहुत सारी चीज़ों का लालच देकर ज़बरदस्ती आर्मी ज्वाइन करवाया जाता था। एंड बेगार is a process where villagers are forced to do a particular work without any payment and fixed working hours। तो बेगार भी एक, ये हम लोग नॉर्मल वर्ड भी यूज़ करते हैं कि बेगरिया काम नहीं करेंगे, दैट मीन्स वर्किंग विदाउट एनी पेमेंट। तो ये वर्ड्स उसी समय से हमारे कंट्री के प्रचलन में है। स्टिल नाउ वी आर यूजिंग दीज वर्ड्स इन आवर लोकल साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हु लेड द मिलिटेंट गोरिल्ला मूवमेंट इन आंध्र प्रदेश ड्यूरिंग द अर्ली 1920s। तो अल्लूरी सीताराम राजू, ये वहाँ के स्टेट हीरो है। ही बिलोंग्स टू आंध्र प्रदेश, और उन्होंने ही गुरिल्ला वारफेयर को कंटिन्यू रखा था। ऑफ कोर्स कुछ दिन के बाद ये शहीद हो गए थे, मगर इन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इन विच मोमेंट डिड द वुमन पार्टिसिपेटेड इन लार्ज नंबर फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। मैंने थोड़ी देर पहले भी ये क्वेश्चन को, इस टॉपिक को क्लियर किया था कि in the Dandi March, that means in civil disobedience movement in 1930, this time first time in India, more and more number of women joined this movement. Next question, what difference emerged when the Congress and the Muslim League on the political grounds? So there was a huge gap or difference in the Congress party and the Muslim League. तो वो क्या था? The relationship between the Muslim League and the Congress saw many upheavals। मतलब बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे गए। At the time, it required cooperation from both
while sometimes it stood on complete opposition to each other. कभी कभी जैसे खिलाफत मोमेंट था उस समय ये दोनों ग्रुप एक साथ मिलकर काम किए, लेकिन कुछ कुछ समय में ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के अगेंस्ट चले गए। जैसे मुस्लिम ग्रुप ने अपने लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की, इस समय कांग्रेस बिल्कुल अगेंस्ट में चला गया था। तो इस तरीके का बहुत सारा टॉपिक है कि जब कांग्रेस और मुस्लिम कम्युनिटी एक दूसरे के अगेंस्ट भी खड़े रहे और बहुत बार दोनों एक दूसरे के साथ भी खड़े रहे। इम्पॉर्टेंट इशू विच मार्क द डिफरेंस वाज हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट। रीज़न था कि ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल इशू हो गया है कि हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट में अक्सर देखा जाता था कि कांग्रेस और मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में एक गज़ब का डिफरेंस आ जाता था। Hindus and Muslims are the two communities living in India entered into pitched political battle as a result of these political developments that captured the Indian freedom struggle. तो ये जो गैप था, difference was based on the religious feelings. ब्रिटिशर्स इस भावना का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते थे बिकॉज दे वेर एवरी टाइम अप्लाइंग अ पॉलिसी डिवाइड एंड रूल एंड they were utilizing this policy of dividing the Indian population in the name by the name of religious like Hindus and Muslims. Just create the difference, take the enjoyment and rule the whole people. Next one, the difference got more furiated with the results of general elections and provincial elections under the British rule, as the league failed to gather popular support in the comparison to the Congress. This added to the dissatisfaction. All this ended up into a loss of innocent lives and division of the subcontinent into two dominions. ब्रिटिशर्स के अंडर में इलेक्शंस हुआ, उस इलेक्शंस में जो मुस्लिम कम्युनिटी उतना वोट नहीं ला पाए और जिसके चलते एक बहुत ही बड़ा भेद आ गया, डिससेटिस्फैक्शन आया और उस डिससेटिस्फैक्शन के चलते बहुत बड़ा राइट हो गया जिसमें बहुत सारे इनोसेंट लोग मारे गए। दैट मीन्स ये जो हिंदू मुस्लिम वाला जो वर्ड है ना, ये वर्ड पॉलिटिकल वर्ड है, ये कोई वर्ड है ही नहीं। ये वर्ड को बहुत गंदे तरीके से पॉलिटिशियंस ने अपने फ़ायदे के लिए बहुत सालों से यूज़ करते आ रहे हैं। स्टिल नाउ दे आर यूजिंग दिस पॉइंट और आज भी इस पॉइंट को यूज़ करके अपना वोट बैंक बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं कि डिस्क्राइब द इंसिडेंट्स दैट फॉलो द जालियांवाला बाग इंसिडेंट इन इंडिया। तो ये जालियांवाला बाग से तो कोई कहीं ना कहीं क्वेश्चंस रहेगा ही, क्योंकि बहुत बार रॉलेट एक्ट से भी जुड़ा हो रहता है। तो जालियांवाला बाग से पहले रॉलेट एक्ट आता है। ब्रिटिश पास द रॉलेट एक्ट ऑन February 1919। अकॉर्डिंग टू it they can arrest anybody without the involvement of court and they arrested many important leaders from the India। मतलब भाई लोगों में इस समय तक इतने ज़्यादा जागरूकता आ गया था कि एवरीवेयर पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो ये जो प्रोटेस्ट था इसको तोड़ने के लिए ब्रिटिशर्स ने अपने अंदर एक लॉ बनाया विदाउट टेकिंग द लेजिस्लेचर। इन्होंने लेजिस्लेचर में मेजॉरिटी और वोट कुछ सब तक पर रख दिया एंड दे पास द लॉ पास्ड हुआ, रॉलेट एक्ट कानून बन के सामने आ गया। क्या कानून था कि भाई विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ कोर्ट एनीबडी कैन बी अरेस्टेड एंड एग्जीक्यूटेड। भाई उसको सज़ा भी दे देना है। इससे क्या होगा, मेन लीडर्स जो है सबको उठाओ और मार दो। तो इसी के चलते एक बहुत बड़े दो नेता थे, एक डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। तो इन लोगों को ब्रिटिशर्स उठा के ले गए और भी बहुत सारे लोगों को उठा के ले गए, बट स्पेशली इन दोनों के लिए, ये लोग उसी एरिया के थे तो लोग उसके लिए मीटिंग कर रहे थे। दैट मीन्स द पीपल गैदर्ड ऑन बैसाखी एट जालियांवाला बाग फॉर द पीसफुल प्रोटेस्ट डिमांडिंग फॉर द रिलीज ऑफ टू अरेस्टेड लीडर्स डॉक्टर सत्यपाल एंड सैफुद्दीन एंड टू सेलिब्रेट द बैसाखी फेस्टिवल। दो मोटो था, क्योंकि बैसाखी भी था, बैसाखी भी सेलिब्रेट करना था और जो एक मीटिंग भी करना था कि भाई क्या करना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इनके अरेस्ट के अगेंस्ट में। तो इस समय जनरल डायर क्या किया, ही ब्लॉक्ड ऑल द एग्जिट्स एंड ओपन फायर ऑन द पीपल हु वर पीसफुली गैदर्ड एट द जालियांवाला बाग। क्योंकि सारे लोग तो मीटिंग करने नहीं आए थे ना, कुछ लोग तो बैसाखी भी सेलिब्रेट करने आए थे, बट हियर जनरल डायर
इन्होंने विदाउट किसी इन्फॉर्मेशन, वार्निंग, कुछ नहीं, सारे एग्जिट्स को रोक दिए और सीधा ओपन फायर किया। और किसी के पास, हमारा बुक तो बोलता है कि 200 आदमी मारे गए, जबकि हकीकत में कहीं ज़्यादा मरे होंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन है कि द कांग्रेस दलित पार्टिसिपेशन was limited in the civil disobedience movement, justify। दलित पार्टिसिपेशन was limited in civil disobedience movement, इसको कैसे जस्टिफाई किया जाए? The Congress had ignored the Dalits for a long time because it suffered from fear on offending the Sanatans who were the conservative high caste Hindus. But Mahatma Gandhi declared that Swaraj would not come for 100 years if untouchability was not eliminated. ये रीज़न है कि दलित पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा लिमिटेड था। रीज़न था कि इस क्वेश्चन को आप लोग और भी एलेबोरेट करके लिख सकते हो कि दलित पार्टिसिपेशन वाज वेरी मच लिमिटेड। द रीज़न इज़ दैट कि द दलित ग्रुप ऑफ पीपल वेर नॉट taken with the other caste people because they were considered as inferior, they were considered as untouchables, or there was a very bad sense of feeling was running during that time कि the wish that the other caste people should not touch the Dalit, otherwise they would be again dirty or like that. This type of dirty feeling was there, so Dalits were not taken with them. But Gandhi ji spread the awareness that Dalits are also a part of the country, they are also a part of the society. And साथ ही साथ यही सब विषय को लेकर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो दलित के बहुत बड़े लीडर थे, वो लीड कर रहे थे दलित लोगों को, तो उनके साथ भी महात्मा गांधी का थोड़ा सा मतभेद और डिससेटिस्फैक्शन था, उस समय भी था। तो ये क्वेश्चन कर रहा है कि दलित पार्टिसिपेशन इतना लिमिटेड क्यों था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में? तो रीज़न ये था कि दलित पार्टिसिपेशन को बाकी कास्ट के लोग सपोर्ट नहीं करते थे, दलित के साथ वो लोग चलना पसंद नहीं करते थे। दलित के साथ अगर चलेंगे तो वो अशुद्ध हो जाएंगे, या फिर उनके मन में एक कॉम्प्लेक्स वाला फीलिंग था कि दलित को वो लोग कभी भी अपने साथ देखना नहीं चाहते थे और अपने साथ खड़ा होना तो नहीं चाहते थे। इस तरीके का एक सेंस था, बिकॉज द अदर कास्ट पीपल यूज टू कंसिडर द दलित पीपल एज अ इन्फेरियर। सो भाई आप पार्टिसिपेशन के लिए अगर किसी को भी अपने साथ चलने देना है तो यू हैव टू शो सम रेस्पेक्ट टू दैट ग्रुप, एंड हियर यू आर नॉट शोइंग रेस्पेक्ट, एंड इन रिटर्न यू आर डिमांडिंग दैट दे शुड गो विथ द पीपल। ऐसा तो हो नहीं सकता है ना। आप रेस्पेक्ट नहीं दोगे, सम्मान नहीं दोगे, चाहो कि वो आपका साथ दे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। इसीलिए ड्यू टू लैक ऑफ रेस्पेक्ट एंड ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर प्लेस इन द मूवमेंट, दलित पार्टिसिपेशन वाज लिमिटेड। आई होप ये क्वेश्चंस आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ये इस चैप्टर के मेन क्वेश्चंस है। नेक्स्ट वीडियो में आपको दूसरे चैप्टर से जुड़े हुए मेन क्वेश्चंस फिर से मिल जाएंगे, और आई होप थोड़ा सा इसको अच्छे से स्टडी कर लीजिए। मेरा ये होप है कि आप लोग का ये चैप्टर बहुत अच्छे से हो जाएगा। चलिए मिलते हैं फिर से दूसरे वीडियो में, तब तक तैयारी कीजिए। जय हिंद।